आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। हिंद और पाक के सिफारती ताल्लुकात की कशीदगी न्यूयॉर्क में सार्क वज़राए खारजा काउंसिल की मीटिंग के दौरान साफ तौर पर देखने को मिली। मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक के वज़राए खारजा शामिल हुए, लेकिन उनका आमना सामना नहीं हुआ। इस मीटिंग में अपनी बात रखने के बाद वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तानी वजीर खारजा के आने से पहले ही चली गई। इससे कबल अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वजीर खारजा भी मीटिंग से खिताब करके वापस जा चुके थे। सियासी मुबस्सरीन के नजदीक पाकिस्तान के लिए वाज़ेह पैगाम है, हालांकि सिफारती हलकों ने इसे रूटीन का मामूल करार दिया है। डिप्लोमेटिक जराये के मुताबिक यूएन जनरल असेंबली के दौरान वज़रा, पीएम या फिर सदर रियासत जो होते हैं वो खासतौर से टाइट शेड्यूल के सबब अपनी बात रखने के बाद चले जाते हैं, लेकिन मुल्क का नुमाइंदा मीटिंग में मौजूद रहता है। वाज़ेह है कि काउंसिल मीटिंग के दौरान खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले आखिर तक मौजूद रहे। और अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक की काउंसिल ने म्यांमार में नस्लकुशी की जांच के लिए एक टीम की तश्कील देने की मंजूरी दे दी है और यह टीम म्यांमार में 2011 में हुए जराइम के सबूत जमा करेगी। इन शवाहिद को मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली करने वाले अनासर के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इंसानी हुकूक काउंसिल में टीम तश्कील देने के लिए वोटिंग कराई गई, जिसमें कि 47 अरकान में 35 ने इस टीम की तश्कील की है और इसकी हिमायत की बात कही है, जबकि सिर्फ 3 वोट ही इसकी मुखालफत में डाले गए। वहीं ब्रोंडी और फिलीपींस ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नई टीम की तश्कील के लिए करारदाद ऑस्ट्रेलिया के जेर क़यादत यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के जेर क़यादत इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई। आइंदा कुछ महीने के अंदर ये टीम म्यांमार के तमाम फौजी कार्रवाइयों का जायजा लेगी। Aung San Suu Kyi knew about all of these atrocities. They weren't described as a genocide back in the 1990s. She's known about this, and it is our hope that she would finally accept the reality of what is happening there. And it's very unfortunate if you have to live in denial for so many years, and it takes the EU and the OIC to come together, 100 plus countries, to say, look, this. You were once the champion of human rights and of freedom. Where are you now? You really do need to speak up. इधर अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा कनाडा में भी पार्लियामेंट ने म्यांमार की मुखालफत की है। वहां की हुकूमत की पार्लियामेंट ने इत्तफाक राय से आंग सांग सू की को दी गई एजाजी शहरियत वापस लेने का फैसला किया है। सू की को यह एजाज 2007 में दिया गया था। वाज़ेह है कि फौजी आमरियत और जबर के खिलाफ उनकी जद्दोजहद की मगरिब और अमेरिका समेत तमाम मुल्कों में काफी पजराई होती है और इसी की बदौलत उन्हें नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था, लेकिन रोहिंग्या तनाज़ा बढ़ने के बाद उनकी शोहरत और मकबूलियत में काफी कमी आ गई है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पार्लियामेंट में पेश इस तजवीज को इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। फौज के जबर और जुल्म के सबब तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। इधर इजरायली अफवाज ने जुमेरात को कुछ तस्वीर जारी करके दावा किया है कि ये तस्वीर हिजबुल्लाह तंजीमों की मिसाइल तैयार करने की फैक्ट्री की है, अड्डों की है। इन फैक्ट्रियों में इस वीडियो में दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह के कुछ लोग मिसाइलें बनाने में मसरूफ हैं। वाज़ेह है कि यह तस्वीर इजरायल के वजीर आजम के यूएन में खिताब के चंद मिनटों बाद जारी की गई। दरअसल नेतन्याहू ने खिताब के दौरान कहा था कि इजरायल के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ईरान हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाने में मदद कर रहा है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि बैरूत में शहरियों की जिंदगी खतरे में डालकर इंसानी ढाल बनाई जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एतराफ हिजबुल्लाह की मिसाइल बनाने के कारखाने हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा लाहक हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर बात करने के लिए अर्शिद खान साहब जुड़ गए हैं, जो कि मिडल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करेंगे। इजराइल का ये खदशा, इजराइल का ये वीडियो कितना सही माना जाए, इस इल्जाम को कैसे देखा जाए अर्शिद खान साहब? देखिए, आपको ये पता होगा कि जब न्यूक्लियर डील जो 2015 में हुआ था अमेरिका के और 5 यूरोपियन ममालिक के बीच में और ईरान के बीच में, तो उसको भी खत्म करने के लिए इसराइल ने एक फुटेज दिखाया था, उसमें लाइब्रेरी दिखाई थी, फाइल्स दिखाए थे कि ये फाइल्स हैं न्यूक्लियर वेपन के, और इसी के बेसिस पे आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रद्द कर दिया है इसको जी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब 2003 में अटैक हुआ था खास करके इराक पे अमेरिका का, तो ये अटैक हुआ था 19 मार्च को, लेकिन 5 फरवरी
2003 को कॉलिन पॉवेल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उन्होंने ओपन लाइव सिक्योरिटी काउंसिल में वीडियो दिखाया था जिसमें दिखाया कि ट्रक पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो सद्दाम हुसैन का वो जा रहा, बिल्कुल फेक था वो जी। तो ये इस तरह की बात करना इसलिए कि इसराइल चूंकि पूरे ईरान के पीछे में या उसके हिजबुल्ला या पैलेस्टाइन से जो इक्वेशन है इसराइल का, पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल बिल्कुल लाइक नहीं करता। तो नेचुरली जो इसराइल है, इसराइल के पास एक बहुत अच्छा मौका था ये यूनाइटेड नेशन के सामने दिखाने के लिए, लेकिन उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि पहले भी ऐसे जो चीजें इन्होंने किया है उसका कोई वजूद नहीं है। दूसरी बात ये है कि साथ में ये भी एक इल्जाम लगाया है अर्शी खान साहब की बेरूत में शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालकर एक इंसानी ढाल तैयार की जा रही है, और ये इल्जाम भी लगाया गया है इजराइल के हवाले से, और खासतौर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में काम चल रहा है, मिसाइल बनाने का काम चल रहा है, कारखाने लगे हुए हैं। तो क्या ये इतनी आसानी से चीजें मुमकिन है जैसा कि दिखाया जा रहा है? देखिए, एक तो बहुत सारी तमाम जितनी सैटेलाइट हैं उससे बहुत सारी चीजें क्लियर कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके अलावा जो ईरान में जो बहुत सारे जो है उसमें बहुत सारे 500 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई चीज छुपी भी नहीं, बल्कि छुपी हुई वो चीज जो इसराइल में हो रही है। तो ये अगर आप देखें लेबनान में जो खतरा पहुंचा, ये जब भी वहाँ पे सिविल वॉर या जो ज्यादातर जो किलिंग्स हुई है वो बेसिकली इन्वेजन के जरिए हुई है, जहाँ पे इसराइल ने अटैक किया था। 1978 की बात है, 1982 की बात है, फिर आपके 2006 की बात है। तो ये मेरे ख्याल से कहना, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा पॉलिटिकल है जो इन्होंने दिखाया है। ये ठीक है इन्होंने दिखाया, लेकिन ये पॉलिटिकल ज्यादा इसमें सब्सटेंस नहीं है, इसलिए अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्शी खान साहब अपनी अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अर्शी खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उधर लेबनान की वजारत खारजा ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के उस बयान की शदीद मजम्मत की है जिसमें कहा गया है कि लेबनान इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इस बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए लेबनानी वजीर खारजा जबरान बासिल ने कहा है कि इसराइल लेबनान की सरजमीन को पामाल करने की कोशिश कर रहा है, और आलमी आइन फोरम से नेतन्याहू ने लेबनान की खुद मुख्तारी और सियासत को चैलेंज किया है। उन्होंने इसराइल के पीएम को आगाह करते हुए कहा कि शायद नेतन्याहू भूल गए हैं कि लेबनान ने इसराइली जारहियत को शिकस्त देकर लेबनान से बाहर निकाल दिया था। वाज़ेह है कि इसराइली अफवाज ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि लेबनान के कुछ मकामात पर हिजबुल्लाह तंजीम मिसाइलों की तैयारी में मसरूफ है। बात करेंगे शाम में जंगी बहरान की, जहां पर रुकने का ये नाम ही नहीं ले रहा है। शाम को लेकर अमेरिका अपने बयान से पलट गया है, और शाम में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जेम्स जेफरी ने मुतनब्बे किया है कि जब तक ईरान शाम से नहीं हटता तब तक अमेरिकी अफवाज भी शाम नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने कहा था कि जल्द ही शाम अपनी फौज वापस बुला लेगा। हालिया कुछ अरसे से अमेरिका के सीनियर ओहदेदारान की जानिब से लगातार तजावीज आती रही हैं कि शाम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक फोर्स को बाकी रखा जाए, जिसकी वजह से उस मिशन की शक्ल बुनियादी तौर पर तब्दील हो जाएगी जिसकी इजाजत साबिक सदर बराक ओबामा ने दी थी। जिनसी इस्तेहसाल का सामना कर रहे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज ओहदे के उम्मीदवार ब्रेट कैवनॉग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, और उन पर अब तक एक और खातून ने जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगा दिया है। इससे पहले खातून की जिनसी इस्तेहसाल से मामले में सीनेट जुडिशरी कमेटी के सामने ब्रेट कैवनॉग की पेशी हुई और उनसे कई सवाल पूछे गए। जूली स्वेटनिक नाम की खातून ने एक बयान में कहा है कि 1980 में एक पार्टी में उसके साथ ब्रेट ने जिनसी ज्यादती की, और इस पर ब्रेट कैवनॉग ने रोते हुए कहा कि वो बेकसूर है। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही सीनेट जुडिशरी कमेटी ने कहा कि इस नए इल्जाम से ब्रेट कैवनॉग के खिलाफ सुनवाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से दो खातून क्रिस्टीन फोर्ड और डेब्रा रमीरेज ने सामने आकर के इल्जाम लगाया है कि कैवनॉग ने 36 साल और 25 साल पहले उनका जिनसी इस्तेहसाल किया था। दो खातून के इल्जाम के बाद भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जज कैवनॉग का दिफा किया था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत इज्जतदार शख्स है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान 3 रोजा सरकारी दौरे पर जर्मनी में है, जहां पर पहले रोज उन्होंने जर्मनी में मौजूद गैर सरकारी तुर्क तंजीमों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की, तो दूसरे दिन यानी जुमे को जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और दीगर हुक्काम से तिजारत, मईशत और दिफा पर बातचीत की। वाज़ेह है कि अमेरिका पाबंदी के सबब तुर्की की मईशत इन दिनों कमजोर हो गई है, और दोनों लीडरान ने खिताब के दौरान कहा कि जर्मनी और तुर्की के बीच रिश्ते मजीद बेहतर होंगे। साथ ही जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल ने तुर्की को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मार्केल का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरस उस वक्त सफारती ताल्लुकात कशीदा हो गए थे
जब तुर्की में सदर अर्दगान के तख्तापलट के इल्जाम में जर्मन सहाफियों को गिरफ्तार किया गया था। इधर अमेरिका और चीन के बीच तिजारती जंग लगातार तेज होती जा रही है। अमेरिका की जानिब से चीनी अशिया पर टैक्स लगाने पर चीन की वजारत मालियात के तर्जुमान गाओ फेंग ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने अमेरिका की तनकीद करते हुए कहा कि वो अमेरिका के टैक्स लगाने से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि अमेरिका को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गाओ ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि धमकाने और दबाव से चीन नहीं डरेगा और न ही चीन की मईशत पर इसका असर पड़ेगा। गाओ ने कहा कि चीन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। 注意到有关的言论，美国一些政客的想法是荒谬的。我想强调的是， कुछ अमेरिकी सफारतकार बेहद शर्मनाक तबसरे कर रहे हैं। इस तरह के बयान से कोई मसला हल नहीं होता। दबाव से चीन को डराया नहीं जा सकता, न इससे चीन की मईशत असरअंदाज होगी। बरखिलाफ इसके हम इस परेशानी और बहरान से उबरने में कामयाब होंगे। हमें यह कतन पसंद नहीं कि अमेरिकी फैसले से अमेरिकी कंपनियों को ही नुकसान पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी का फजाई तैयारा एयर गिनी 737 जुमे के रोज माइक्रोनेशिया हादसे का शिकार हो गया। यह मुसाफिर बरदार तैयारा एक जजीरे पर उतरने के दौरान बहरुल काहिल के समंदर में गिर गया। हैरत की बात यह रही कि तैयारे के समंदर में गिरने के बाद भी प्लेन में सवार तमाम मुसाफिर को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुसाफिरों को मकामी और फजाई अमले के मुताबिक तैयारे का आधा हिस्सा पानी में डूबने के बावजूद इसमें सवार 47 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। दरअसल तैयारा वेन्यू एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान लापता हो गया था और समंदर में जाकर गिरा। इसके बाद मकामी लोगों ने छोटी छोटी कश्तियों के जरिए लोगों को बचाया। खबरों के मुताबिक इस तैयारे में 36 मुसाफिर और 11 कैबिन क्रू सवार थे।